हेलो स्टूडेंट्स, आज है सेकंड पार्ट डिटर्मिनर्स का। और पार्ट वन में हमने 1 से लेकर 3 तक कवर किया था। वो था आर्टिकल और पजेसिव डिटर्मिनर्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। और आज इससे आगे करने जा रहे हैं। चौथा नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स का। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, ये एक नज़र में यहाँ पर आप देख सकते हो, ईच, ऑल, एवरी, नीदर, ईदर, हाफ, बोथ, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में आ जाते हैं। और जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ईच वुमन कैरिड अ बास्केट, ईदर पेन विल डू, एवरी वर्ड ऑफ दिस स्टोरी इज ट्रू। तो इन तीनों सेंटेंस में एक बात बहुत ही कॉमन आप देख रहे होंगे, वो ये कि ईच के बाद जो नाउन आया है वो सिंगुलर में है। ईदर का जो नाउन है वो भी सिंगुलर है, और एवरी के बाद जो नाउन आया है वो भी सिंगुलर है। तो ये वर्ड ईच, एवरी, नीदर, ईदर, ये सिंगुलर लेते हैं अपने साथ में नाउन को। ये बात बिल्कुल आपको समझना है कि इनके बाद जो भी नाउन आता है वो सिंगुलर में आता है। बाकी बच गया है बोथ और ऑल, ये दोनों अपने साथ हमेशा प्लूरल नाउन लेते हैं और प्लूरल वर्ब लगता है। और जो ऑल है ये दोनों लेता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है, और हाफ भी वैसा ही है। ये भी डिपेंड करता है कि इसके साथ जो नाउन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है या प्लूरल आ रहा है। उसके बेसिस पे ये अपने वर्ब को डिसाइड करते हैं कि कौन सा आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। तो इनमें सेंस ये आता है कि जो सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है। हालांकि जो ये डिटर्मिनर्स होते हैं, ये सब्जेक्ट के साथ जो नाउन के साथ आता है उसके साथ ही आते हैं, और वो होता है सिंगुलर, लेकिन वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट का सेंस रखते हैं, बांटने का सेंस रखते हैं। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स इसे कहा जाता है। और ये बहुत ही ईजी है समझने के लिए। जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पता है उनको ये भी पता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं बल्कि ये सेम है। अब चलते हैं क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स नंबर 5। क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, इसके अंतर्गत 2 तरह के ग्रुप हमारे बनते हैं। एक है नंबर और दूसरा है क्वांटिटी। तो क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स में हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं ईच और एवरी की, लेकिन इससे पहले एक लिस्ट देख लेते हैं पूरा इसका। ठीक है। जैसे पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांटिफायर जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। इसमें क्वांटिटी आ गया, इसमें नंबर आ गया। और नंबर के कुछ उदाहरण हो गए मैनी, फ्यू, बोथ, सेवरल, ये सब गिने जाने वाले हैं। और मच, लिटिल, प्लेंटी ऑफ, लेस, ये सब ना गिने जाने वाले हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। और एक एक एग्जाम्पल इनका सेंटेंस में दिया गया है कि ही शोड मच पेशेंस, ही टॉट अस मैनी थिंग्स, थिंग्स को गिना गया है, पेशेंस नहीं गिना जाता तो मच आया है। ही नीड्स अ लॉट ऑफ शुगर, और शुगर को यहाँ पर नहीं गिन सकते हैं, अ लॉट ऑफ लगा है, लेकिन अ लॉट ऑफ के साथ गिनने वाला नाउन और ना गिनने वाला दोनों आ जाता है। तो ये जो बीच वाला ये जो बॉक्स है, एरिया है, इसमें जितने भी ये डिटर्मिनर्स हैं, क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स, ये सब गिने जाने वाले भी है और ना गिने जाने वाले नाउन के साथ में लगाए जाते हैं, यानी कि दोनों के साथ में। ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स है ये इसकी ओर इशारा कर रहे हैं, और काउंटेबल नाउन्स भी इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। मतलब ये दोनों के लिए यूज होते हैं, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में। ठीक है। तो इनका यहाँ पर है लिस्ट, और लिस्ट में है आपको ये इस कॉलम में आपको पूरा का पूरा काउंटेबल वाले हैं, जैसे मैनी, फ्यू, बोथ, सेवरल, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, ये सब गिने जाने वाले हैं। और अनकाउंटेबल में मच, लेस, लिटिल, अ पीस ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ बिट, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये सब नहीं गिने जाने वाले नाउन के साथ में लगते हैं। और इधर जो डिटर्मिनर्स है ये बोथ, मतलब दोनों, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में लगते हैं। जैसे ऑल, मोस्ट, मोर, सम, एनी, अ लॉट ऑफ, नन, नो, ये जितने भी डिटर्मिनर्स है ये सब दोनों के साथ में लगते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। तो वापस चलते हैं
ईच और एवरी के कॉन्सेप्ट में कि ये इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, और वो क्या फर्क होता है आइए समझते हैं। Each is used when we talk about individual items or people in a group one by one. मान लीजिए एक ग्रुप है, उसमें कुछ एक लोग हैं, कुछ एक आइटम्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक एक आइटम या एक एक पर्सन की बात या इंडिविजुअल की बात जब किया जाता है, उस केस में ईच लगाया जाता है, ठीक है। तो एक एक की बात होती है, पूरे ग्रुप को एक साथ में नहीं लिया जाता है। ईच का ये सेंस है। जैसे ईच स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट टॉपिक, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया ईच के साथ जो नाउन आती है वो सिंगुलर आती है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ना होकर के सिर्फ स्टूडेंट है, और जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर है। तो यहाँ पर बात जो हो रही ईच स्टूडेंट की, मतलब एक एक स्टूडेंट, ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनमें से एक एक की बात हो रही है। इट फोकसेज ऑन सेपरेशन, ये सेपरेट करता है, नॉट द ग्रुप एज अ होल, ग्रुप को एक साथ में लेकर के ध्यान में रखते हुए ये बात नहीं करता है। इंडिविजुअल आइटम्स की बात करता है वन बाय वन, स्मॉल नंबर के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक होता रहता है, स्मॉल नंबर, स्पेसिफिक नंबर और सेपरेशन एक्शन इसमें होता है, ठीक है। ईच पर्सन वॉज, ये पर्सन वॉज नहीं है, हैज होना चाहिए। तो ईच पर्सन हैज रिसीव्ड अ गिफ्ट, ईच प्लेयर कंट्रीब्यूटेड फॉर द टीम, ईच मेंबर हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो एक एक की बात हो रही है, वन बाय वन की, ना कि पूरे ग्रुप की। अब वही इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके विपरीत या इसके ऑपोजिट में जो सेंस है वो है एवरी का। एवरी इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ ग्रुप। तो यहाँ पर टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल था, ठीक है, किसी इंडिविजुअल का और ग्रुप के और वन बाय वन, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि टॉक अबाउट अ ग्रुप एज अ होल, और उस ग्रुप को पूरा का पूरा लेकर के ये बात करता है, वो सेंस रखता है। हालांकि उस ग्रुप में वन बाय वन इंडिविजुअल होते ही हैं। जैसे एवरी स्टूडेंट पास द एग्जाम, यहाँ पर तो एवरी, पहले तो यहाँ पर जो नाउन आया है वो सिंगुलर आया है, और ये सिंगुलर लेता है, और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। यहाँ पर पास्ट है, इसलिए वर्ब का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है सिंगुलर प्लूरल का, अदरवाइज ये सिंगुलर ही लेगा। तो यहाँ पर होल ग्रुप की बात होती है, होल ग्रुप एक साथ में लिया जाता है, हालांकि इसमें मेंबर फिर भी मतलब प्रत्येक मेंबर की ही बात करता है, लेकिन एज अ होल। एवरी इज यूज टू डिस्क्राइब द कलेक्टिव ग्रुप, और इसके विपरीत ये ऐसा, इसके कॉन्ट्रास्ट में ये क्यों है, क्योंकि ये होल ग्रुप कलेक्टिव ग्रुप की बात करता है, नॉट द इंडिविजुअल विद इन। जैसे यहाँ पर इंडिविजुअल वन बाय वन की बात करता था, लेकिन ये नहीं करता है, इसमें इंडिविजुअल नहीं बल्कि कलेक्टिव ग्रुप एक साथ में लेकर के चलता है, एवरी ये सेंस रखता है। आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर और क्या है, इट फोकसेस ऑन द टोटल ग्रुप, ये टोटल ग्रुप की बात करता है, जैसे मैंने आपको बताया इंडिविजुअल की बात नहीं करता है, नॉट ऑन इंडिविजुअल आइटम्स वन बाय वन। तो वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कंटिन्यूली, होल ग्रुप की बात करता है, यही चीज़ थोड़ा सा रिपीट यहाँ पे हो गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर है जो एग्जाम्पल्स है इसके, जैसे एवरी टीचर वॉज प्रेजेंट ऑन मंडे मॉर्निंग एवरीथिंग, तो यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली चीज़ है, एवरी के साथ में जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आ रही है। एवरी सिटीजन शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। और ईच में जब बात होती है तो स्मॉलर नंबर की होती है, जब एवरी होती है तो उसमें बात होती है तो बड़े नंबर की बात होती है, जैसे सिटीजन की बात हो गई तो देश की जो पॉपुलेशन है मतलब बड़े नंबर की बात होती है। यहाँ पर छोटे छोटे नंबर ग्रुप की बात होगी जिसमें लिमिटेड नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ईच और एवरी में। और एक और बात है कि ईच में जब हम काउंट करते हैं तो एक एक पर्सन की बात होती है, वन बाय वन बात होती है, क्योंकि इसमें कोई छूटता नहीं है। लेकिन एवरी में भी बात एक एक की ही कर रहे होते हैं, लेकिन एक आध बीच में छूट भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मेन जो मतलब है वो है होल ग्रुप से है, ठीक है, होल ग्रुप के मेंबर से है, उसमें एक आध छूट भी सकता है। लेकिन ईच में जब हम लेते हैं इंडिविजुअल को या आइटम्स को, वहाँ पर एक एक की बात होती है, उसमें कोई भी नहीं छूटता है। ये बेसिक अंतर है ईच और एवरी में। तो होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स में ईच और एवरी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स में एक और बड़ा कन्फ्यूजन जो रहता है स्टूडेंट के बीच में, वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल जो वर्ड है फ्यू और लिटिल के बीच में। फ्यू की जो फैमिली है वो है अ फ्यू, द फ्यू,
लिटिल के भी आगे डिवीजन है अ लिटिल, द लिटिल। तो कब फ्यू, कब अ फ्यू, द फ्यू लगाना है, ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में रहता है, तो आज इसको क्लियर करते हैं। फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव, अ फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव, और द फ्यू का मतलब होता है टोटल। और फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब थोड़ा ही होता है। दोनों का मतलब, कहने का मतलब ये है कि फ्यू की जितनी फैमिली है और लिटिल की जितनी फैमिली है, आगे जो ग्रुप है, ये सब का मतलब थोड़ा ही होता है, लेकिन इसमें भी नेगेटिव, पॉजिटिव और टोटल की बात होती है। ठीक है, तो जिसमें आर्टिकल नहीं लगा है, जैसे इसमें आर्टिकल नहीं लगा है तो ये नेगेटिव हुआ, इसमें भी आर्टिकल, कोई आर्टिकल के साथ नहीं आया है, ये भी नेगेटिव हुआ है। इन दोनों में और इन दोनों में आर्टिकल्स लगे हैं, ए और द, तो इसका मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, अ फ्यू जहाँ पर लग गया पॉजिटिव, लेकिन द फ्यू जहाँ पर या द लिटिल जहाँ पर लग गया वो भी पॉजिटिव ही होता है, लेकिन साथ में टोटैलिटी की बात करता है, वो पूरे की बात, होल की बात करता है। ठीक है, और फ्यू जो है गिनने की, जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ में लगता है, और लिटिल जो है अनकाउंटेबल के साथ लगता है। वो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के लाइंस में ये है, उसके रोज में ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं फ्यू, वर्चुअली नन और ऑलमोस्ट जीरो। फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, लगभग जीरो। तो इसका जो सेंस है वो नेगेटिव है। जैसे आई हैव फ्यू मिस्टेक्स, आई हैव मेड फ्यू मिस्टेक्स इन लाइफ, कि मैंने कुछ ही, मतलब ना के बराबर मैंने मिस्टेक्स अपने जीवन में किया है। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे बोल रहा है आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी, तो यहाँ पर कुछ एक है, ना के बराबर नहीं है, तो ये पॉजिटिव सेंस रखता है। और द फ्यू का मतलब टोटल होता है, ये भी, ये फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है, इन सब का मतलब थोड़ा है, लेकिन यहाँ पर टोटलिटी की बात हो रही है। शी वॉन्ट्स टू स्पेंड द फ्यू डेज लेफ्ट टू हर इन सॉलिट्यूड। इसमें बताया गया है कि जितना भी उसका दिन रह गया है, द टोटल, द फ्यू, जितना भी दिन उसका बच गया है वो सॉलिट्यूड में बिताना चाहती है, अकेले में, एकांत में बिताना चाहती है। तो यहाँ पर जब भी द लगता है, जब भी द लगता है, इसका मतलब होता है टोटल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो आप फ्यू वाला जो आप समझ गए हैं, तो लिटिल वाला भी आप समझ गए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, इतना ही फर्क है, ये नंबर के साथ आता है, ये क्वांटिटी के साथ में आता है। तो लिटिल का मतलब नेगेटिव, लगभग नहीं। वी हैव लिटिल टाइम सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग, लगभग हमारे पास टाइम है ही नहीं है, लगभग ना के बराबर टाइम है, तो क्या करें, हम काम में लग जाते हैं। इट इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रनाउन। तो जो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है, ये एडजेक्टिव के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है, एडवर्ब और प्रनाउन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अ लिटिल का मतलब पॉजिटिव, जैसे अ फ्यू का मतलब पॉजिटिव था, उसी तरह थोड़ा है लेकिन कुछ है जिससे काम चल सके, पॉजिटिव मीनिंग रखता है। ही पुट अ लिटिल शुगर इन हिज कॉफ़ी, इट इज़ यूज एज एन एडवर्ब। तो उसने कुछ शुगर अपने कॉफ़ी में मिलाया या डाला, जिसका मतलब ये है कि कुछ था जिससे वो कॉफ़ी बन सकती थी, कॉफ़ी बनने में मतलब बन सकती थी, उतना शुगर उसके पास था, तो पॉजिटिव मीनिंग है। इट इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब, तो पार्ट ऑफ स्पीच में इसका सिर्फ एडवर्ब के रूप में यूज होता है। फिर है द लिटिल, टोटलिटी का मतलब रखता है। द लिटिल इंडिकेट्स द होल दो वेरी लिटिल, कम ही है लेकिन होल की बात करते हैं। द लिटिल सूप वॉज लेफ्ट वॉज सफिशियंट फॉर हिज ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे बात हो रही कि जितना भी वो सूप बचा हुआ था, बचा खुचा जितना भी सूप था, वो उसके ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी था। यहाँ पर टोटलिटी की बात हो रही है, जितना भी बचा था उतने की बात हो रही है, तो यहाँ पर द लिटिल लगा है। तो होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अ फ्यू, फ्यू, द फ्यू में, और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में। ठीक है, एक नंबर के साथ, एक क्वांटिटी के साथ में ध्यान रखना है। क्वांटिफायर्स में आगे है मच और मैनी, और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है हमको। क्यों? क्योंकि ये किताब में उतना डिटेल में नहीं दिया होता है, तो मैंने यहाँ पर आपको इसके एक्सटेंसिव यूज के बारे में आपको यहाँ पे बताया है, तो ध्यान से सुनेंगे। वी यूजुअली यूज मच विथ क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स।
तो यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। हम आमतौर पर प्राय इसका क्वेश्चन में और नेगेटिव में ही यूज करते हैं, ये इसका मेन काम है मच का। इन अफर्मेटिव क्लॉजेस वी समटाइम्स यूज मच इन मोर फॉर्मल स्टाइल्स। तो इसका मतलब यूजुअली अगर इसका यूज होता है क्वेश्चन और नेगेटिव, तो अफर्मेटिव में भी तो यूज हो सकता है कभी कभार, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता दोनों में है, मेन काम इसका क्या है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इज देयर मच अनएम्प्लॉयमेंट इन दैट एरिया। ये बोल रहा है कि इस एरिया में क्या कोई ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, पहली बात इसका सिंगुलर प्लूरल देख लेते हैं। मच जो होता है वो नंबर के क्वांटिटी के साथ यूज होता है, और मैनी जो है हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है, नंबर के साथ में यूज होता है, ठीक है। तो ये तो सभी को पता ही है, तो शुरू में ही इस बात को जान लेना है। तो यहाँ पर मच जो लगा है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ लगा है, क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को हम गिन नहीं सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो मच यहाँ पर लगा है मैनी की जगह। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जैसे यहाँ पे बोला है ना कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाने में मच लगाया है। फिर नेगेटिव भी बनाता है, जैसे यहाँ पर है देयर इजंट मच एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर नेगेटिव लगा है, मच लग चुका है, नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है। अब फिर यहाँ पर आगे बोलता है कि ये समटाइम बनाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन उसका जो मीनिंग रहता है वो फॉर्मल होता है। तब जो सेंटेंस बनता है, जो हमारी भाषा होती है वो फॉर्मल बन जाती है। जैसे ये जो कट वाला मार्क्स आप देख रहे हैं, आई वेंट शॉपिंग एंड स्पेंट मच मनी, तो अफर्मेटिव है, ना ही ये इंट्रोगेटिव है, ना ही नेगेटिव है, लेकिन मच फिर भी लगा दिया गया है ना। इसका काम है क्वेश्चन और नेगेटिव बनाना, लेकिन इसने यहाँ पर क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों नहीं बनाए हैं, लेकिन फिर भी मच को यूज किया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये फॉर्मल यूज हुआ है। फॉर्मल का क्या मतलब होता है कि इसको जो है अच्छे स्टैंडर्ड की भाषा में यूज किया गया है, ठीक है। फॉर्मल स्टाइल का लैंग्वेज में इसको यूज किया गया है। फिर देखो, फॉर्मल का मतलब समझना होगा तो आप बोल सकते हो कि जो आम बोलचाल की भाषा ना हो, और इनफॉर्मल का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा, बस यही अंतर है इनफॉर्मल और फॉर्मल में। अब इसकी जगह हम फिर क्या यूज कर सकते हैं? मान लो हमको बोलना होगा कि मैंने बहुत सारा मनी स्पेंड किया, तो हम बोल सकते हैं आई वेंट टू शॉपिंग, टू आएगा यहाँ पर, आई वेंट टू शॉपिंग, आई वेंट टू नहीं, आई वेंट फॉर आएगा, आई वेंट फॉर शॉपिंग एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। देखो यहाँ पर मच यूज किया था हमने, यहाँ पर उसको रिप्लेस करके अ लॉट ऑफ लगा दिया। अब ये इनफॉर्मल बना, लेकिन ये अब इससे हम अ लॉट ऑफ जब भी लगाते हैं ये लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसलिए हमने अ लॉट ऑफ लगाया, लेकिन जो लैंग्वेज हमारी बनी वो इनफॉर्मल बनी, आम बोलचाल वाली भाषा बन गई। और जब भी हम मच लगाते हैं अफर्मेटिव में तो ये फॉर्मल बन जाती है। तो ये समझ गए होंगे कि ये मच का यूज क्या क्या है। अब चलते हैं मैनी, जो कि नंबर या काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है और हमेशा प्लूरल रहता है, ठीक है। मैनी का मतलब ज़्यादा होता है, तो हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब के साथ आएगा। We usually use many with question and negatives। तो वही रूल जो मच के लिए था वो भी वही रूल इसके लिए भी है। इसका मेन काम क्वेश्चन बनाना और नेगेटिव बनाना है। जैसे मच का काम, मेन काम यही था, लेकिन कभी कभार ये अफर्मेटिव भी बना सकता था, वैसे ही ये भी बनाता है क्वेश्चन और नेगेटिव। जैसे हाउ मैनी एग्स आर इन दिस केक, तो बोला गया है कि इस केक को बनाने के लिए कितने एग्स यूज हुए हैं या इसमें कितने एग है, क्वेश्चन बना रहा है। और जो नाउन आया है वो प्लूरल, वर्ब जो आया है वो भी प्लूरल, लगा है मैनी। देयर एंड मैनी एग्स इन दिस केक। अब नेगेटिव बनाया है तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस केक में बहुत सारे एग नहीं पड़े हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव भी हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों हमने बना दिए, जो कि इसका मेन काम है। इन अफर्मेटिव क्लॉजेस वी समटाइम्स यूज मैनी इन मोर फॉर्मल स्टाइल। जैसे यहाँ पर मच को अफर्मेटिव में लगा करके हम फॉर्मल बनाते थे, वैसे ही मैनी को भी अफर्मेटिव में लगा करके फॉर्मल बनाया जा सकता है। जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन दिस विलेज हम कह सकते हैं, लेकिन जो हमारा बोलने का स्टाइल हो गया वो फॉर्मल हो गया, आम बोलचाल की भाषा नहीं हुई, साहित्यिक भाषा हुई, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बनाना चाहते हैं हम बोलचाल की भाषा में, अफर्मेटिव में यूज करना चाहते हैं, तब फिर हम ऐसा ही करेंगे, अ लॉट ऑफ लगाएंगे, तब हम बोलेंगे
आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन दिस विलेज। अब जो हमारी लैंग्वेज हो गई वो इनफॉर्मल हो गई, आम बोलचाल वाली भाषा बन गई। When we use much and many in negative questions, we are usually expecting a large quantity of something isn't there. देखो, जब भी हम मच और मैनी को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं, नेगेटिव होना चाहिए, साथ में इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछने वाला होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे यूज करते हैं और हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है मैनी और मच से बन रहा है यूज करते हुए, उस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव आंसर हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, जो आंसर रहता है वो नेगेटिव में रहता है। जैसे हैवंट दे सोल्ड मैनी टिकट्स, ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, साथ में नॉट भी है, तो नेगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ। जब इस प्रकार से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन रहता है सामने से कि रिप्लाई जो आएगा वो नो में आएगा। ठीक है, ऐसे केस में भी मच और मैनी का यूज होता है। जब हमको पता है कि सामने से नेगेटिव आंसर ही मिलेगा, उस केस में हम इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड, इजंट देयर मच फूड, तो ये मैनी वाला मैंने लगाया था टिकट्स, अब मच फूड जो गिना नहीं जा सकता है उसमें। ठीक है, मच के लिए भी ऐसा ही है, तो ये इंट्रोगेटिव भी है, क्वेश्चन मार्क लगा है, साथ में नेगेटिव भी है। तो यहाँ पर भी जब हम क्वेश्चन इस तरह से बना रहे हैं इजंट देयर मच फूड, तो आंसर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि वो नो में ही आंसर आएगा। द स्पीकर एक्सपेक्ट्स अ नेगेटिव रिस्पॉन्स, तो ये बात समझ गए होंगे। जब हम मच और मैनी का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और हम ये तब बनाते हैं जब हमको पता है कि सामने से जो आंसर आने वाला है वो नो में आने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। When we use a lot of and lots of in negative questions, we are usually expecting a large quantity of something. और फिर इसके ठीक उल्टा, जैसा हम इसको समझे थे, मच और मैनी बनाकर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए थे, लेकिन अब की बार मच और मैनी को रिप्लेस करके, क्योंकि अ लॉट ऑफ दोनों के साथ लगता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, तो हम जब अब बना रहे हैं सेंटेंस, वो अ लॉट ऑफ लगाते हुए बना रहे हैं, लेकिन हमारा सेंटेंस अभी भी क्या है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, लेकिन इस बार मच और मैनी को रिप्लेस करके अ लॉट ऑफ लगा रहे हैं। तब जो रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट करेंगे वो यस में। जब भी हमको लगेगा कि जो रिस्पॉन्स है सामने से यस आने वाला है, तो हमारा क्वेश्चन ही शुरू में ऐसा रहेगा जिसमें अ लॉट ऑफ लगा हो। हैवंट दे सोल्ड अ लॉट ऑफ टिकट्स, जब हमने ये पूछा तो हमको पता है कि सामने से जो जवाब आएगा वो हाँ में ही आएगा। इजंट देयर अ लॉट ऑफ फूड लेफ्ट, सामने से जो हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वो स्पीकर अफर्मेटिव रिस्पॉन्स देगा, यानी कि पॉजिटिव में देगा, यानी हाँ में वो जवाब देगा। इस केस में हम लगाते हैं अ लॉट ऑफ के साथ क्वेश्चन और नेगेटिव बनाते हुए। ठीक है, तो होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे कि मैनी और मच का जो एक्सटेंसिव यूज है वो क्या है। इसको मैंने आपको डिटेल में बताया है, इतनी सारी बातें किताबों में नहीं दी होती है, तो अगर नहीं समझे आप इस वीडियो को फिर से बैक जा करके देख सकते हैं। इसमें पूरा यूज मच और मैनी का मैंने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। अब है एनी और सम। जैसे मच और मैनी का मैंने बताया, वैसे एनी और सम में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, किताब में डिटेल में नहीं दिया होता है, तो यहाँ पर समझते हैं एनी और सम में क्या डिफरेंसेस हैं। कॉमन इन एनी अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले सम को अगर हम देखते हैं तो ये कॉमन पाया जाता है कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में प्राय अमूमन आमतौर पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाते हैं। जैसे हैव सम कॉफ़ी इफ़ यू वांट, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कॉफ़ी लीजिए यदि आप चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि कॉफ़ी आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, ऐसा बता रहा है। और अफर्मेटिव केस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अप्लाइज टू बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो गिनने वाले नाउन हो चाहे ना गिनने वाले हो, सम को। ठीक है, फिर कैन बी यूज्ड इन नेगेटिव क्वेश्चंस व्हेन ट्राइंग टू क्लैरिफाई और कंफर्म। हाँ, तो मैंने बताया कि अफर्मेटिव में यूज होता है, लेकिन कई बार ये नेगेटिव भी बना सकता है। यदि ये तब बनाते हैं जब हम कुछ कंफर्म कर रहे होते हैं, सामने वाले से क्लैरिफाई कर रहे होते हैं कुछ, या कंफर्म कर रहे होते हैं, तब हम इसे जो है नेगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बना रहे हैं, इजंट देयर सम काइंड ऑफ ट्यूटोरियल फॉर दिस। जब ये क्वेश्चन हमने पूछा तो हमारा जो मकसद है ये पूछने का, और सम लगाकर हमने पूछा है,
तो यहाँ पर हम क्लैरिफाई करने की कोशिश या कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखना कि सम के साथ जब नेगेटिव लगता है, वैसे ये अफर्मेटिव ही लगेगा, लेकिन जब भी नेगेटिव लगेगा तो हम कुछ क्लैरिफाई या कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों में यूज होता है। When asking, it implies that you are expecting a positive response। और जब हम कुछ पूछते हैं, सिर्फ इंट्रोगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जब हम कुछ पूछते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तब इसका मतलब होता है कि हम कुछ ऐसा पूछ रहे हैं कि हमको पता है कि सामने से जवाब अफर्मेटिव आएगा या यस में आएगा। जैसे वुड यू लाइक सम चिप्स, तो हमको पता है कि सामने से जवाब हाँ में आने वाला है। तो जब हम इंट्रोगेटिव में कब यूज करेंगे, जब हमको ये पता होगा, हम इसका क्वेश्चन तभी बनाएंगे जब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने से जो जवाब आने वाला है वो यस में आने वाला है। तो ये है इसके कुछ नियम सम के, कि सम को हम कब कब यूज कर सकते हैं। पहली बात, इसका मेन काम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, लेकिन कभी कभार नेगेटिव बना देता है। जब ये नेगेटिव बनाता है तो इसका मतलब चेंज हो जाता है, ये क्लैरिफाई या कंफर्मेशन करने की कोशिश करता है, और जब ये क्वेश्चन पूछता है तो जवाब ये चाहता है हाँ में। आगे बढ़ते हैं, एनी। एनी का क्या मतलब होता है? कॉमन इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन। तो ये कॉमन है, इसका मेन काम क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन, ये तो बात एक ही है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता है, जैसे यहाँ पर है डू यू हैव एनी चीज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है, तो एनी लगा करके यहाँ पर क्वेश्चन बना है। इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है, ये वाली लाइन हमारी प्रूव हो गई कि ये क्या बनाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता है। जैसे ये अप्लाई होता था दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए, वैसे ही ये भी अप्लाई होगा दोनों के लिए, काउंटेबल नाउन के साथ में, गिनने वाले के साथ, और ना गिनने वाले नाउन दोनों के साथ में यूज एनी को भी कर सकते हैं। ऑल्सो कॉमन इन नेगेटिव सेंटेंसेस, ये नेगेटिव सेंटेंस में भी कॉमन है। तो यहाँ पर सिर्फ इंट्रोगेटिव की बात हो रही थी, यहाँ पर नेगेटिव की बात। तो एनी जो है दो बातों के लिए जाना जाता है, एक इंट्रोगेटिव, दूसरा नेगेटिव। इसके मेन काम दो है। तो नेगेटिव सेंटेंस, आई डोंट हैव एनी चीज एनी मोर, बोल रहा है कि मेरे पास कोई चीज़ अब बचा नहीं, रहा नहीं। ठीक है, यहाँ पर एनी लगा है और सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। तो इसके तो ये मेन काम हुए। अब ये अपने मेन काम को छोड़कर कुछ अलग भी करता है। चलो यहाँ पर एक और पॉइंट है नेगेटिव से रिलेटेड। एनी इज कॉमन इन नेगेटिव क्वेश्चंस व्हेन कंफर्मिंग अ नेगेटिव एक्सपेक्टेशन। जैसे सम के लिए हमने यहाँ पे पढ़ा था ना ये वाला, कि जब ये क्वेश्चन करता है तो ये सामने से आंसर यस में एक्सपेक्ट कर रहा होता है, और एनी का भी ऐसा ही है, ये भी क्वेश्चन कर रहा होता है। एनी इज कॉमन इन नेगेटिव में, ये कॉमन है, हमको पता है। और ये जब क्वेश्चन करता है तो इसका आंसर ये एक्सपेक्ट करता है नो में। जैसे डोंट यू हैव एनी मनी, तो आगे से एक्सपेक्टेशन रहेगा कि नहीं, नो। डिडंट ही मीट एनी फ्रेंड हियर देयर, तो यहाँ सामने से आंसर एक्सपेक्टेड आंसर है कि नो। ठीक है, तो यही मतलब है, एनी इज कॉमन इन नेगेटिव क्वेश्चंस व्हेन कंफर्मिंग अ नेगेटिव एक्सपेक्टेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। We can also use any in positive sentences when it doesn't matter which one। any का यूज तब होता है अफर्मेटिव में, जैसे यहाँ पर सम में भी अफर्मेटिव यूज हुआ था। ये वाला कहाँ पर है? ये अफर्मेटिव नहीं, ये वाला पहला वाला, कॉमन इन एनी अफर्मेटिव सेंटेंस। वैसे ही एनी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हो जाता है। ये तब होता है जब ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा वाला। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बोल रहा है कि कोई भी क्वेरी, मैटर नहीं करता कि कौन सी क्वेरी, तब भी एन लगा है, लेकिन जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है। तो जिन लोगों ने सिर्फ इतना समझा था आज तक कि एनी सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाता है, तो आप लोग गलत थे, आप लोगों का ज्ञान अधूरा था। ये अफर्मेटिव में भी यूज होता है। उसी प्रकार सम, जितने लोग समझते थे कि ये अफर्मेटिव में ही यूज होता है, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी यूज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, यू कैन टेक एनी टैक्सी। यहाँ पर भी चॉइस ज़्यादा है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस है। बोलता है कि कोई भी टैक्सी तुम ले सकते हो, ये मैटर नहीं करता है। एनी टीचर, कोई भी टीचर तुम्हें बताएगा, या एनी टीचर वुड टेल यू दैट
इट्स हार्ड टू डिज़ाइन लेसन प्लान्स, कि कोई भी टीचर है तुमको ये बताएगा। यहाँ पर कौन सा टीचर मैटर नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस जहाँ पर विच वन इट डजेंट मैटर, उस केस में भी एनी का यूज होता है। तो ये था डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट एनी एंड सम, जो कि किताब में इतने डिटेल में नहीं दिया होता है। होप यू गाइज अंडरस्टूड। बढ़ते हैं आगे। तो ये है लास्ट स्लाइड, लास्ट पार्ट ऑफ डिटर्मिनर, वो है इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? व्हाट, विच, हुज, जो कि नाउन के साथ में आ जाते हैं। ठीक है, ये नाउन को देखो, डिटर्मिनर्स है तो ये क्वालिफाई नाउन को करेंगे, जैसे एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, क्योंकि ये बेसिकली होते तो एडजेक्टिव ही है। तो ये नाउन के साथ आने वाले कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच वे शैल ही टेक, हुज बुक इज दिस, विच ड्रेस वुड लुक गुड ऑन मी, व्हाट फूड वुड यू लाइक टू ईट। तो यहाँ पर देखेंगे हम इन तीनों वर्ड के साथ में जो नेक्स्ट वर्ड है ना वो नाउन है। जैसे विच वे, वे हमारा नाउन है, हुज बुक, बुक हमारा नाउन है, विच ड्रेस, ड्रेस हमारा नाउन है, व्हाट फूड, और फूड भी हमारा नाउन है। तो नेक्स्ट वर्ड एकदम नेक्स्ट टू दीज इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर जो वर्ड आने वाला है वो नाउन ही होगा। क्यों? क्योंकि ये उसको क्वालिफाई करते हैं। और डिटर्मिनर का जो रूल है वो ये है कि ये दे ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन। तो ये नाउन हुआ, इसके पहले, बिफोर मतलब पहले, ये आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो वर्ड्स हैं वो कौन है? इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स आपको पहचानना है। तो इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको ये तीन याद रखना है और इसके कुछ एग्जाम्पल। कैसे पता चलेगा कि ये डिटर्मिनर्स है? क्योंकि इसके जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो नाउन होगा। सो दिस वाज अ वीडियो पार्ट 2 ऑन डिटर्मिनर्स। होप यू गाइज अंडरस्टूड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।